जी सर समझ गया। नेक्स्ट बताओ। सर एक 39 में बताना, उसमें कोई सीधा सीधा मतलब क्या पूछ रहा है वो, एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं ना, यूनिफॉर्म -1 से 1 का। हाँ, कोई भी एग्जांपल लेकर तुम कर सकते हो इसमें, कोई भी सुटेबल, यू टेक एनी सर उसमें, एग्जांपल। ये थ्योरम है एक्चुअली। तो यस ये सर एक वही पूछ रहा हूँ क्या तो ये एक थ्योरम है, इसमें कोई भी एग्जांपल लोगे तो उससे वही आंसर आएगा। क्योंकि ये जो क्वांटिटी, ये जो देख रहे हो ना, ये क्या है, तो देखोगे तो सी डी एफ है एक्चुअली। ये -2 से 2 सी डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये है एक्चुअली। अब तुम कोई भी रैंडम वेरिएबल ले लो जो इसको सेटिस्फाई करता है। द पी डी एफ ऑफ अ रैंडम एक सिमेट्रिक अबाउट जीरो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन लो जो जीरो के अबाउट सिमेट्रिक है। चाहे यूनिफॉर्म -12 से हाफ ले लो, चाहे यूनिफॉर्म -1 से 1 ले लो, चाहे यूनिफॉर्म -2 से 2 ले लो, या चाहे नॉर्मल 0 1 ले लो, चाहे कॉची डिस्ट्रीब्यूशन ले लो, कोई भी जो सिमेट्रिक है जीरो के अबाउट, सब में आंसर इसका क्या आता है? आई थिंक 2 आता है, 2 ही आएगा। क्योंकि ये थ्योरम है एक्चुअली, ये रिजल्ट है एक, प्रूफ भी लिख सकते हो। तो यू टेक एनी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक अबाउट जीरो, इसका आंसर 2 ही आना है। चेक कर लो, आंसर देख लेना, 2 आई थिंक आता है ना। जी सर। सर हाँ, एक 46। इसमें क्या है, 4 कॉइन को क्या बोला गया है कि प्लेयर P1 टॉसेस 4 फेयर कॉइन, प्लेयर P2 टॉसेस अ फेयर डाई। तो P1 प्लेयर ने 4 फेयर कॉइन को टॉस किया, P2 प्लेयर ने एक फेयर डाई को रोल किया, और द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्जर्व्ड इज मोर देन नंबर ऑन आवर फेसिस। इसमें क्या दिक्कत आ रही है? तो ट्राई रही किया, वैसे पढ़ के छोड़ सर दियो? नहीं सर ट्राई किया हूँ सर, बट समझ में नहीं आ रहा कहाँ से, मतलब शुरुआत कहाँ से करूँ। क्या समझ नहीं आ रहा? प्लेयर पी ने 4 फेयर कॉइन को टॉस किया है, तो कितने 4 फेयर कॉइन को टॉस करेगा? 4 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो मान लो एक्स है नंबर ऑफ हेड्स, एक्स क्या क्या हो सकता है, एक्स का सपोर्ट क्या है? 0 1 2 3 सर बाइनोमियल हो जाएगा, बाइनोमियल 4 3 4 1/2 हो जाएगा। 0 1 2 3 4। ओके, दूसरा है कि नंबर ऑफ अपर फेसेस ऑन डाई। अब इसने क्या किया, P2 ने फेयर डाई को रोल किया ना, प्लेयर P2 टॉसेस अ फेयर डाई, ने एक फेयर डाई को रोल किया है। अब तुम ये बताओ, फेयर डाई को रोल किया तो क्या क्या आउटकम आ सकता है? मान लो y है नंबर ऑन डाइस, तो y का सपोर्ट कितना है? ये है ना, तो x की वैल्यू 0 1 3 4 है, y की वैल्यू 1 से 6 तक है। पूछा क्या है तुमसे, अब पढ़ो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर ऑफ हेड्स, जिसका नाम x रखा है मैंने, x इज मोर देन नंबर ऑफ अपर फेस इन द डाई। तो मुझसे पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है x की वैल्यू की ज्यादा होगी y से। तो मान लो मैंने y को 0 रख दिया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है या जी x सर, को, हम उसको कॉम्बिनेशन। हाँ, ठीक है करस्पॉन्डिंग पेयर बना के एक एक टर्म का ठीक है वैल्यू निकालो। ठीक है जी सर, ठीक है समझ। जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, पेयर लेके अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के मल्टीप्लाई करो। नेक्स्ट बताओ। सैम्पलिंग में। हाँ हाँ, 1 मिनट इसको कंप्लीट करने दो। एक इसमें किसी को डाउट है बताओ, अब ज्वाइंट वाले में। 660। इसमें क्या दिक्कत है? पीडीएफ निकालो इसका x माइनस वाई का, टोटल प्रोबेबिलिटी लगाओ। जो है x1 x2 आई डी एक्सपोनेंशियल लैम्डा है। पहले तो z तुम्हारा डिफाइन कर रखा है मैक्सिमम ऑफ x माइनस वाई कॉमा 0, तो मतलब z की वैल्यू 0 कब होगी ये देख लो। यहाँ पे जो z है आपके पास, मैक्सिमम ऑफ x माइनस वाई कॉमा 0 है, ये कब 0 होगी और कब x माइनस वाई होगी, ये चेक करो। तो 0 कब होगी? जब x माइनस वाई नेगेटिव होगी तभी।
और x माइनस वाई कब होगी, जब x माइनस मोर देन 0। तो अब ये निकालना है कि प्रोबेबिलिटी z बराबर 0। अब खुद सोचो z 0 कब होगी। ये मिक्स रैंडम वेरिएबल है, z एक्चुअली मिक्स रैंडम वेरिएबल है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सर ऑफ हम z इसमें x बीइंग माइनस 0। z 0 कब है, z की वैल्यू 0 कब आती है, जब x माइनस वाई नेगेटिव जब है, x मतलब लेस देन y है। x लेस देन y है, और एक्स वाई आई आई डी एक्सपोनेंशियल लैम्डा है, तो आई आई डी में x लेस देन y हमेशा हाफ आएगा। x लेस देन y और x मोर देन y है ना, दोनों इक्वल आएगा और हाफ हाफ आएगा कॉन्टिन्यूस आई आई डी में। ये तो हाफ हो गया, जैसे इसके लिए ये हाफ, ये 0, ये आउट हो गया, ये सही हो गया। अब बचा बी डी में कोई एक सही होगा, तो सी डी एफ। अब इस जेड का तुम्हें सी डी एफ निकालना है, ये तो क्लास में मैंने कराए होंगे, जब टोटल उसमें लगाओ सी डी एफ निकालो जेड का, क्या दिक्कत है। प्रोबेबिलिटी कैपिटल Z लेस देन इक्वल टू Z। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, या सर वैसे भी। इसमें मैंने ऐसे सोचा था, फिर x माइनस y का आपने क्यों बताया था, वो डबल एक्सपोनेंशियल होता है, तो हाँ उससे हो सकता है क्या। हाँ, देख लो डबल एक्सपोनेंशियल का सीडीएफ क्या होता है। डबल सर एक्सपोनेंशियल वो का इधर सीडीएफ पुट हो क्या जाए। आता है, बस 0 वाला प्रोबेबिलिटी इंक्लूड हो जाएगा इसमें, मतलब। हाँ छोड़ो, डबल एक्सपोनेंशियल का सीडीएफ क्या होता है, जब जेड पॉजिटिव है। अगर मैं बोलूँ कि अभी के लिए यही है ना, जेड है x माइनस वाई, तो यहाँ जेड पॉजिटिव है। इस केस में ऐसे तो x माइनस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन डबल एक्सपोनेंशियल है, लाप्लास, लाप्लास ये ना 1/लैम्डा होता है। अब इसका सीडीएफ लिख के बताओ कि लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन का सीडीएफ जब पॉजिटिव जेड होगा तो क्या होगा, वो लिख दो, देखो कौन किसके साथ मैच करेगा, तो भी काम हो जाएगा। तो तुम ये देख लो कि x माइनस वाई जो है लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन या डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, डबल एक्सपोनेंशियल का सीडीएफ ये आएगा या ये आएगा, ये आपको देखना है बस, कौन सा वाला होगा। फिर डी आएगा। हाँ, तो जो भी देख लो उस फॉर्मूले में, डबल एक्सपोनेंशियल का सीडीएफ का अगर याद है तो उसको पुट कर लो, तो डी आता है, तो ठीक है, ये आउट हो जाएगा। नेक्स्ट, नहीं तो प्रूफ भी कर सकते हो तुम, है ना, सीडीएफ ऑफ जेड निकाल लो, टोटल प्रोबेबिलिटी यूज करके आ जाएगा। जी सर, और एक 62 4 पीछे, 62 चला गया, पीछे चला गया। इसमें करस्पॉन्डिंग आउटकम ढूंढने हैं तुम्हें, फेवरेबल आउटकम ढूंढना है यहाँ पे, ये जो है आपको यहाँ फेवरेबल आउटकम ढूंढने हैं। x1 x2 x3 x4 ये कह रहा है कि कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में है, तो वैसे टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे, 4 नंबर को हम इस तरह से अरेंज करना है मुझे। मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ 4 नंबर को इस ऑर्डर में। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, 4 फैक्टोरियल, पढ़े हो, इन ऑब्जेक्ट का परमुटेशन इन फैक्टोरियल होता है, इन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का परमुटेशन। यस सर। अब ये इवेंट तुम्हारा ये है, इवेंट है x3 लेस देन x2 लेस देन मैक्सिमम ऑफ x1 कॉमा x4। अब देखो कि जो 24 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे 4 इवेंट के, उसमें से कितने हैं जो इसको सेटिस्फाई करेगा, ये आपको देखना है, कितने सेटिस्फाई करेगा। तो मैक्सिमम या तो x1 x2 का, x1 x4 का मैक्सिमम यहाँ रखना है, हम कॉम्बिनेशन 4 का ही ले रहे हैं, तो इसको अरेंज करो तो इसमें कितने बनेंगे। तो इसमें देखो, इसको मैं लिखूंगा तो इसमें एक केस हो सकता है कि x3 लेस देन x2 लेस देन x1 लेस देन x4। कब मैंने माना x4 मैक्सिमम है, x1 कहीं भी हो सकता है, x3 लेस देन x1 लेस देन x2 लेस देन x4। तुम्हें ये समझना है जस्ट कैसे लिख रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगा x1 लेस देन x3 लेस देन x2 लेस देन x4। तो ये तीनों अभी इसमें है, जब मैंने अज्यूम किया कि x4 x1 से ज़्यादा है, इसने कहा है कि यहाँ पे इन दोनों का मैक्सिमम वाला आएगा। मैं पहले मान लिया कि x4 मैक्सिमम है, x1 तो मैक्सिमम नहीं जी है, सर, समझ गए। तो वो कहीं भी हो सकता है, हाँ तो सर। वो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। सिमिलरली मैं मान लेता हूँ x1 मैक्सिमम है,
यही केसेस रिपीट हो जाएगा, यहाँ x4 आ जाएगा एंड यहाँ पे x2, यहाँ x4, यहाँ 3, लास्ट में x1, x2, x3 और यहाँ x4 हो जाएगा। टोटल 6 पॉसिबल केसेस इन्होंने एक साथ लिख दिए हैं। ये सिर्फ एक टर्म में लिखने का मतलब, एक लाइन में लिखने का मतलब ये 6 टर्म्स को एक साथ लिख दिया है। ये 6 केसेस ना, टोटल 24 केसेस थे, उसमें इसमें 6 केसेस हैं जो इसको सपोर्ट कर रहा है। देयर आर 6 फेवरेबल केसेस आउट ऑफ 24, द आंसर 1/4। इसमें किसी डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है ना, दिया भी नहीं और जरूरत भी नहीं है, तो आंसर है 1/4। ओके सर। फिर एक सेकंड क्वेश्चन में देखना, उसमें सिग्मा कैसे वो, वैसे मेरा हुआ मैंने 70 में 70 फिर कई बार कराया है इसमें सब कुछ। सिग्मा एक्स सिग्मा सिग्नम फंक्शन, SGN सिग्नम फंक्शन बोलते हैं ना इसको, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, मॉड u अपॉन u या u अपॉन मॉड u, मर्जी है। मॉड u अपॉन u व्हेन u इज नॉन जीरो, जीरो व्हेन u इज जीरो। कहाँ दिक्कत आ रही है इसमें? सर वैसे मैंने ट्राई तो किया था, बट मैंने, मुझे पता नहीं भी सही है या गलत है इसका, क्योंकि इसका आंसर भी नहीं दिया वो पीछे, आंसर क्यों नहीं इसीलिए। देगा, वही उसने नहीं किया होगा, आंसर क्यों नहीं? तो x1 x2 यहाँ IID नॉर्मल 0 1 है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1 है और वो इंडिपेंडेंट है। IID नॉर्मल 0 1 हो गया। एंड जो y1 है आपके पास, जो y1 है x1 सिग्नम ऑफ x2 है, ठीक है, x1 सिग्नम ऑफ x2। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब, इसको खोलोगे तो क्या होगा, ये सिग्नम फंक्शन क्या था, अगर इसके हिसाब से खोलोगे तो देख लो, -x1 0 x1। कब? जब x2 अगर नेगेटिव है, जब x2 0 है, जब x2 पॉजिटिव है। इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ, इसकी प्रोबेबिलिटी 0, इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, कैन इग्नोर दिस लाइन। इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, तो जो कंडीशन है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, तो वो तब यहाँ कोई वैल्यू ऐड नहीं करेगा, यू कैन इग्नोर दिस थिंग। ये है। अब हाफ प्रोबेबिलिटी है -x1 होने का, हाफ प्रोबेबिलिटी है x1 होने का। और आपको पता होगा अगर x1 नॉर्मल 0 1 है तो -x1 भी नॉर्मल 0 1 होता है। अगर x नॉर्मल 0 1 है तो -x भी नॉर्मल 0 1 ही होगा। यहाँ पे x1 नॉर्मल 0 1 है तो -x1 भी नॉर्मल 0 1 ही होगा। एंड ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो y1 है ना, नॉर्मल 0 1 है विथ प्रोबेबिलिटी हाफ, नॉर्मल 0 1 है विथ प्रोबेबिलिटी हाफ। एट द एंड ये समझ आया कि जो y1 है एक्चुअली वो भी नॉर्मल 0 1 ही है विथ प्रोबेबिलिटी 1। इसको तुम दूसरे तरीके से प्रूव कर सकते हो, y1 का CDF निकाल लो तो भी हो जाएगा। ये z ही तो है यहाँ पे, जो x1 हो या -x1 हो, ये सब आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है z के, x1 -x1, चाहे x2 हो या -x, ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है z के। सिमिलरली वैसे ही सेम केस y2 के साथ होगा, सिमिलर सिचुएशन आएगी। यहाँ से ये भी प्रूफ हो जाएगा कि y2 इज नॉर्मल 0 1। सिंपल है, इस तरह केस है, ये नॉर्मल 0 1 नॉर्मल 0 1 दोनों नॉर्मल 0 1, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी हाफ, यहाँ कुछ और भी होता तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी नॉर्मल 0 1 ही रहता, क्योंकि x1 नॉर्मल 0 1 -x1, तो y1 को नॉर्मल 0 1 ही होना है। ये है। अब जरूरी नहीं दोनों इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। तो अब इसके बीच क्या निकालना पड़ेगा, आपको को रिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। कोवेरिएंस निकालो, कोवेरिएंस बिटवीन y1 y2, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ y1 इंटू y2, ये इंटू 0 0, क्योंकि मीन तो 0 है इसका, तो खोलो ये 0 0 हो जाएगा, तो ये हटा देता हूँ, मेन ये रह गया।
मैं कोवेरिएंस निकाल रहा हूँ, कोरिलेशन क्या होगा, डिवाइडेड बाय वेरिएंस तो 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं। ये कैसे निकलेगा अब, तो देखो अभी मैंने कहा था ना सिग्नम फंक्शन जो है ना, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ मॉड यू अपॉन यू या यू अपॉन मॉड यू, मर्जी है। तो ये जो y1 y2 है इसको अगर मैं पुट करूँगा तो y1 था x1 सिग्नम ऑफ x2 एंड जो y2 है जो y2 है वो है आपका x2 सिग्नम ऑफ x1, यही है। तो सिग्नम फंक्शन को मैं फिर से कह रहा हूँ, सिग्नम फंक्शन ऑफ x कैन रिटर्न एज x अपॉन मॉड x या मॉड x अपॉन x, कब, जब x नॉन जीरो है और x बराबर जीरो वाले टर्म की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ दिस टर्म कैन बी इग्नोर्ड, इसको इग्नोर किया जा सकता है बिकॉज x बराबर जीरो, रैंडम वेरिएबल बराबर जीरो की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, कंटिन्यूअस केस, तो इग्नोर कर सकते हैं। तो एक्सपेक्टेशन x1 x2, अब इसको मैं लिखूंगा या तो ऐसा लिख देता हूँ मॉड x2 अपॉन x2, इसको लिख देता हूँ मॉड x1 अपॉन x1। यहाँ से क्या हो गया, ये पूरा कट गया तो बचा क्या, सिंप्लीफाई होके एक्सपेक्टेशन ऑफ, कैंसिल कर दो, एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड x1 मॉड x2, और x1 x2 तो इंडिपेंडेंट है, जब x1 x2 इंडिपेंडेंट है तो अलग अलग कर दो, इसको अलग अलग कर दोगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड x1 एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड x2, और ये कितना हो जाएगा, ये रूट अंडर 2/पाई रूट अंडर 2/पाई, ये 2/पाई आ जाएगा। देखो तो क्या आया, ये कोरिलेशन आ गया। कोरिलेशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कोरिलेशन में क्या होता है, कोवेरिएंस, वेरिएंस 1 है। हाँ वेरिएंस 1 है तो हाँ 1 तो वो इंटू 1 बराबर का है। रूट कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये भी 2/पाई ही आएगा, ठीक है। तो अल्फा फिर एक 2/पाई बार हो फिर गया। से बता दीजिए हाँ सर, आपने y1, सर आप एक बार फिर से बता दीजिए आपने y1 को नॉर्मल 0 1 कैसे किया, वो समझ में नहीं आया। तो यहाँ से पाई अल्फा 2 आ गया, भाई तुम्हें ऐसे समझ नहीं आ रहा तो प्रूफ कर लो, y1 जो है x1 है इफ x2 मोर देन 0, माइनस x1 है इफ x2 लेस देन 0। तो मैं ये कह रहा हूँ कि x1 भी नॉर्मल 0 1 है, x2 भी नॉर्मल 0 1 है, ठीक है, और मतलब z अभी मान लेता हूँ z भी हमारा नॉर्मल 0 1 है, ठीक है। तो होगा क्या कि प्रोबेबिलिटी कैपिटल Y1 लेस देन y, ये ले लेते हैं, मैं CDF निकाल रहा हूँ y1 का, तो प्रोबेबिलिटी ये होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी आता है ना, ये E1 इवेंट है ये E2 इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2, ये है। अब ये तो हाफ है इनटू ये y1 लेस देन इक्वल टू y1, तो जब x2 मोर देन 0 है तो y1 की जगह पे x1 आ जाएगा, जब x2 मोर देन 0 गिवन है तो y1 की जगह x1 आ जाएगा, तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी x1 लेस देन y, क्योंकि x1 x2 इंडिपेंडेंट है तो वो हट जाएगा, प्लस हाफ इंटू, अब यहाँ पे जब x2 लेस देन 0 है, x2 लेस देन 0 है तो y1 की वैल्यू माइनस x1 है, तो y1 की जगह माइनस x1 लेस देन इक्वल टू y, अब माइनस x1 और x2 इंडिपेंडेंट है, x1 इंडिपेंडेंट इसीलिए ये इतना आ गया। अब हो क्या रहा है, ध्यान दो, x1 भी नॉर्मल 0 1 है, x2 भी नॉर्मल 0 1 है, माइनस x1 भी नॉर्मल 0 1 है और माइनस x2 भी नॉर्मल 0 1 है, ये अपना प्रूफ कर लो, किसी भी तरीके से प्रूफ कर दो MGF से या ऐसी मीन वेरिएंस निकाल, तो ये ऐसा कुछ हो गया, क्योंकि x1 लेस देन इक्वल टू y वही होगा, ये सब नॉर्मल 0 1 है ना, तो x1 में नॉर्मल 0 1 है तो x1 लेस देन इक्वल टू y वही होगा जो z लेस देन इक्वल टू y होगा, ये बाहर हाफ है, प्लस हाफ प्रोबेबिलिटी माइनस x1 भी नॉर्मल 0 1 है, इसकी प्रोबेबिलिटी ये भी z लेस देन इक्वल टू हाफ, क्योंकि आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रोबेबिलिटी तो सेम ही आना है, क्योंकि इसका माइनस x1 माइनस x2 x1 x2 z इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है,
इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो चाहे इसकी निकालो, सेम ही है। इससे क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू y टोटल, एलसीएम ले लो। तो यहाँ से मैंने दिखाया कि CDF ऑफ y1 इक्वल टू CDF ऑफ z। इससे ये प्रूफ हो गया कि y1 इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ z। यही डेफिनेशन है ना, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड डेफिनेशन याद है? Yes, sir. टू रैंडम वेरिएबल आर सेड टू बी Yes, sir. आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इफ एंड ऑल दे हैव सेम CDF। Yes, sir. तो ऐसे ही y2 का प्रूफ हो जाएगा। ये प्रूफ हो गया, तो इससे दोनों समझ आ गया कि दोनों नॉर्मल 0 1 ही हैं। ओके सर, समझ गया। 374 फिर इसमें क्या log x अलग अलग करना पड़ेगा उसको? फिर इसमें ऐसे भी नहीं पता चल रहा है वो log x1 x2 x3 तीनों उसके एंगल में है या फिर उसके अलग अलग हैं वो? अरे भाई जब कुछ नहीं लिखा है तो साथ ही होगा, ये ब्रैकेट में है, ये तीनों एक साथ है, एक साथ है। पूरे का सर आपका आवाज नहीं आ रहा। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। ओके जी। मैं कह रहा हूँ कि इसको ब्रेक किया, -2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा? सर x1 एक्सपोनेंशियल बन जाएगा तो एक्सपोनेंशियल फॉलो करो। -2 से मल्टीप्लाई किया ना, हाँ तो सर। काई स्क्वायर नहीं हो जाएगा एक्सपोनेंशियल 1/2? हाँ सर, वो कोई हो सकता है। अगर x एक्सपोनेंशियल यूनिफॉर्म 0 1 है, -2 log x काई स्क्वायर 2, या एक्सपोनेंशियल 1/2 होगा। यहाँ से आ गया दिस पूरे का स्क्वायर। अब ये इसको एक साथ रखो, इसको अलग कर लो, ये कुछ ऐसा हो गया, काई स्क्वायर 1, यहाँ काई स्क्वायर 1 प्लस काई स्क्वायर 2। काई स्क्वायर तो गामा होता है, गामा में ले आओ इसको। इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, क्वेश्चन ये है। मान लो अभी के लिए मैं इसको थोड़ा और ब्रेक करूं, तो ये y1 और इस पूरे का एक नाम रख दो। मतलब y1 क्या है, y1 है काई स्क्वायर 2, तो गामा में क्या होगा, ये 1,1/2, और y2 प्लस y3 कितना है, एक मिनट, काई स्क्वायर 2 था ना, ये काई स्क्वायर 4 है। y2 प्लस y3 मिलके होगा काई स्क्वायर 4, और काई स्क्वायर 4 कितना होता है गामा में? 2,1/2। 1/2। तो इसका रेशियो क्या फॉलो करेगा, थ्योरम याद है? गामा अल्फा 1 बीटा, गामा अल्फा 2 बीटा, x अपॉन वाई क्या फॉलो करता है, यहाँ x अपॉन एक्स प्लस वाई क्या फॉलो करता है? अभी के लिए मान लो ये x है, मैं ये बोल रहा हूँ x है, ये y है, अभी के लिए मान लो x अपॉन एक्स प्लस वाई का थ्योरम याद है? तब पढ़ो भाई, थ्योरम तब याद नहीं हो कैसे बीटा होगा, फॉलो करता है, बीटा। है ना? तो बीटा फर्स्ट काइंड, ये x अपॉन एक्स गामा में थ्योरम है,
कि एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई हैज़ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन विथ डिस्ट्रीब्यूशन 1,2। बीटा आ गया, तो इसी का नाम मैंने रख दिया एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। ये एक्चुअली ऐसा था, एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ऐसा है। ये हो गया। अब इसको खोलोगे तो करो आगे। अब बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है भाई, ये एक्स स्क्वायर, बीटा 1,2 में मीन कितना है और वेरिएंस कितना है, तो इसका मीन कितना होगा, अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। इसका वेरिएंस कितना है, बीटा फर्स्ट काइंड का मीन वेरिएंस लगाओ, अगर मीन वेरिएंस पता है, एक्स स्क्वायर नहीं आ जाएगा। हाँ सर, वो थ्योरम बता दीजिए, वो लिखा नहीं है मैंने। कौन से नहीं देखा तूने। सर थ्योरम जो आप बोल रहे हैं ना, थ्योरम लगे गामा रेशियो वाला, पर वो इंडिपेंडेंट तो लिखा हुआ है, अगर गामा फॉलो करेगा तो दोनों इंडिपेंडेंट होगा, एक्स एक्स प्लस वाई। भाई क्लास में थ्योरम व्योरम नहीं पढ़ते हो क्या, कितनी बार रिपीट किया हुआ है मैंने क्लास में। मैं कहता हूँ रिवीजन करा करो ना भाई, रिवीजन जो क्लास में कराया, जो लिखाता हूँ वो नोट्स बना लो और उसका बार बार रिवाइज करो, हाँ क्या सर, होता है। तो नोट्स बनाया तो है, बट मैंने ये थ्योरम लिखा नहीं, आपने क्लास में जब स्टैंडर्ड उस टर्म उस टाइम शायद आपने लिखाया नहीं ये वाला थ्योरम। ऊपर वाला तो लिखाया था, फर्स्ट वाला इंडिपेंडेंट वाला भी लिखाया था, नीचे दो का नहीं। तो थ्योरम क्लास में लगाए हैं, ठीक से चेक करो, आया हुआ है। तो मैंने ये, एक मिनट, बीटा फर्स्ट काइंड चेक कर लो, ये बीटा सेकंड काइंड होता है। तो भाई तो लगाओ आगे, तो ये बीटा फर्स्ट काइंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो कुछ नया नाम दे दो, कुछ भी नाम रख दो, डब्लू रख दो फॉर एग्जाम्पल। निकालो यहाँ से ई ऑफ डब्लू स्क्वायर, डब्लू का डिस्ट्रीब्यूशन है बीटा फर्स्ट काइंड, तो ई ऑफ डब्लू स्क्वायर निकल पाएगा। हाँ सर, वो एक्सपेक्टेशन से वेरिएंस निकल जाएगा, उसके ओके, हेल्प से निकल जाएगा। जी सर। आगे बताओ। सर एक 81 लास्ट रहेगा, बस 81। सर 81। कल भी मैंने कराया था क्लास में, यूज था कोई। सर ऐसे हिंट बता दीजिए, कर लूंगा मैं। ऐसे क्या समझ बताएंगे, नहीं आया वैसे कैसे कैसे। आ जाएगा उसमें, वैसे बता देता हूँ, ज्वाइंट एक्स वाई का निकाल लो, हो जाएगा। बोले ना, लिखे कैसे बताएंगे। ठीक है, इसको अगले राउट क्लास में देखते हैं, अभी 11 से 12 ज्वाइन करना, तब इसको कर स्टार्ट। जी सर। जी सर, थैंक यू।